हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीओपीडी, क्रोनिक गैस्ट्रिक पल्मोनरी डिजीज। देखो हम इसमें क्या होती है हम देखते हैं। इसके सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। सीओपीडी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज इन विच ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे इन द लंग में एयर के ऑब्स्ट्रक्शन होने को हम सीओपीडी बोलते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, इन विच टू कंडीशन इन्वॉल्व। मतलब सीओपीडी सिर्फ एक सिंगल डिजीज को नहीं बोलेंगे, दो डिजीज साथ में चलती है, इसको हम सीओपीडी बोलेंगे। इसमें पहला होता है एम्फाइसीमा और दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो पहले हम देखते हैं एम्फाइसीमा क्या होता है। एम्फाइसीमा it is a condition in which distraction alveoli and bronchioles इसमें एल्वोलाई एंड ब्रोंकियल्स का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, नष्ट हो जाती है। इस वजह से O2 और CO2 का इम्पेयरमेंट होने लगता है। इसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई इन विच कैरी एयर इन द एल्वोलाई। मतलब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये एयर को कैरी करती है एल्वोलाई तक। इसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है, नैरो इन एयरवे, और एक्सेसिव प्रोडक्शन म्यूकस का हो जाने की वजह से एयरवे का नैरो हो जाता है, उसका ल्यूमन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं सीओपीडी रिवर्सिबल होती है बट नॉट रिकवर। सीओपीडी रिवर्सिबल डिजीज है बट ये रिकवर कभी नहीं हो सकती। मतलब ये जितनी है उतनी रहेगी, न तो इसे ज़्यादा बढ़ेगी न इसे कम होगी। इसके बाद में हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा होता है तंबाकू यूज। तीसरा होता है स्मोकिंग पाइप एंड सिगार। उसके बाद में देखते हैं प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ पॉल्यूशन। जो लोग लंबे टाइम तक पॉल्यूशन में रहते हैं उस वजह से भी ये सीओपीडी देखने को मिलता है। इससे आगे देखते हैं प्रोलॉन्ग इन फ्यूमस बर्निंग, कुकिंग हीट्स एंड इंस्पायर। मतलब कि जो लोग ज़्यादातर खाना लकड़ियों से बनाते हैं, जिस वजह से धुआं उठता है, बर्निंग का धुआं होता है, वहाँ पे रहते हैं, उस वजह से भी अस्थमा होने का चांस होता है। आगे हम देखते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। किसी को कंटिन्यू बार बार अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो इस वजह से भी अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम एक्सपोज टू डस्ट लेबर वर्क। जैसे लेबर धूल मिट्टी आदि में काम करते हैं, सो ये धूल मिट्टी लंग्स में जाती है, उस वजह से भी ये सीओपीडी हो सकती है। उसके बाद में सीओपीडी जेनेटिक भी होती है। जेनेटिक होने का कारण है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। इट इज़ द प्रोटेक्ट लंग्स अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन सिंथेसिस बाय लिवर। मतलब क्या है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है जो कि लंग्स के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। इसकी कमी होने की वजह से भी ये सीओपीडी हो सकता है। उसके बाद में देखते हैं पुअरली वेंटिलेटेड होम। अगर पुअर वेंटिलेटेड होम, एकदम से बंद पैक मकान में या रूम में रहते हैं, उस वजह से भी ये सीओपीडी हो सकता है।
आगे देखते हैं हम इसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी किस तरीके से होती है? ड्यू टू एनी कॉज ऑफ इटियोलॉजी, कोई भी इटियोलॉजी होती है उस वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोक्सिमल पेरिफेरल एरिवे, मतलब कोई भी कारण की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है प्रोक्सिमल पेरिफेरल एरिवे में। तो इस वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पेरिकाइमल टिश्यू, लंग्स के पेरिकाइमल टिश्यू में इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इसके बाद में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में भी उसके बाद में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसे आगे देखते हैं। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड एयरवे एडिमा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होने से नैरोइंग ऑफ एयरवे हो जाता है और वहाँ पे एडिमा की कंडीशन जनरेट होते हैं जिससे एयरवे का डायमीटर कम हो जाता है। उसके आगे क्या होता है? नैरोइंग द एयरवे, एयरवे नैरो हो जाता है। इससे इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई एंड ब्रोंकियल पेरिकाइमल टिश्यू, इससे एल्वोलाई एंड ब्रोंकियल पेरिकाइमल टिश्यू नष्ट होने लगते हैं। इसके नष्ट होने की वजह से इम्पेयरमेंट ऑफ O2 एंड CO2 एयरवे, इससे इम्पेयरमेंट होने लगता है, अब नॉर्मलिटी आ जाती है CO2 और O2 में फ्लो में। इसे देखते हैं बाद में। डायलेट द एल्वोलाई, एल्वोलाई इस वजह से डायलेट हो जाती है। इट इज़ अ कंडीशन COPD, इस कंडीशन को हम COPD बोलते हैं। इसके साइन सिम्टम देखते हैं। प्रोटेक्टिव कफ, दूसरा होता है डिस्निया, ये, और तीसरा होता है स्पुटम प्रोडक्शन, ये प्राइमरी सिम्टम होती हैं इसके। इसके आगे होता है बैरल शेप चेस्ट। बैरल शेप चेस्ट क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है इसका, सॉरी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट बढ़ जाता है, जिसको हाइपर इन्फ्रेस्टेशन भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है, ये देखने को मिलता है। इसके बाद में देखते हैं हम इसको वेट लॉस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वेट लॉस होने का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, और ये पेशेंट को रेस्पिरेशन के लिए कोट लगाना पड़ता है, जिससे वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। इससे पेशेंट का वेट लॉस भी देखने को मिलता है। इसके बाद में डिक्रीज ब्रीथ साउंड ड्यूरिंग एक्सकल्टेशन, जब डॉक्टर या किसी नर्स के द्वारा पेशेंट को एक्सकल्टेट किया जाता है स्टेथोस्कोप से, इससे ब्रीथ साउंड भी कम सुनाई देती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। और आगे होता है पल्मोनरी हाइपर टेंशन की कंडीशन भी इसमें जनरेट हो जाती है। आगे हम देखते हैं यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स का भी यूज होता है, जैसे कि एब्डोमेन की है और चेस्ट के मसल्स है, ये ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके वजह से वेट लॉस हमें देखने को मिलता है। और साइनोसिस की कंडीशन जनरेट हो जाती है, चेस्ट में टाइटनेस बनी रहती है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है। इसके डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहला डायग्नोसिस होता है स्पायरोमेट्री या PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं। स्पायरोमेट्री करने से पहले पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। इसमें दोनों वॉल्यूम IR और ERV चेक करते हैं।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को चेक करते हैं। जैसे पहले देखते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली अंदर लेते हैं, जो कि नॉर्मल रेंज होती है इसकी 3300 ml। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, ये होती है 100 ml। इसके बाद में देखते हैं APG एनालिसिस भी हम करते हैं। इसमें पार्शियल CO2 और पार्शियल O2 बाइकार्बोनेट और pH लेवल से APG एनालिसिस करी जाती है और चेस्ट एक्सरे भी लिया जाता है, वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इसका मैनेजमेंट देखते हैं हम। प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर, पहली है बीटा एड्रेजेनिक, ये है, इसके उदाहरण एग्जांपल है साल्बुटामोल, सेलमेट्रोल, टेरपेटेलेन, ये इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं एंटीकोलर्जेनिक, सिक्रेशन और स्पाज्म को कम करने के लिए आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये इसका एंटीकोलर्जेनिक इफेक्ट को कम करने के लिए ये ड्रग्स यूज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं मिथाइक्स एक्सिलेम, ये है, यह ब्रोंकियो को डायलेट करने में काम आती है। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, एमिनोफाइलिन, ये ब्रोंकियल को डायलेट करने में इसका यूज़ होता है। इसके बाद में हम इसको पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो डिक्रीज इन्फ्लेमेशन में मोस्ट कॉमन यूज़ होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम देखते हैं, पहले ड्रग देखते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, डेनिसोल, ये मोस्ट कॉमन 3 ड्रग्स इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप में इसको दी जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं, जब 2 मेडिकेशन साथ में देनी है तो ब्रोंकोडायलेटर पहले देंगे। 2 अगर मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं तो ब्रोंकोडायलेटर पहले दी जाती है। इसके बाद में देखते हैं अदर मेडिकेशन, एंटीटिश्यूज मेडिकेशन, जो कि कफ को कम करने के लिए, कफ को पतला करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं एंटीबायोटिक्स, इसका एंटीबायोटिक्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में माइक्लोसाइटिक एजेंट एंड एसिटाइल एजेंट, जो कि एंटीडोट है, PCM का एंटीडोट भी है। इसके बाद में प्रोवाइड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एक कॉन्जेनिटल कोज था COPD का, तो ये भी पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं अगर इससे रिकवर नहीं होता तो पेशेंट की सर्जरी करी जाती है, और उसमें पहली है बुलेक्टोमी, जो कि एल्वेलाई डायलेट हो गई है उसको रिमूव करती है। जो एल्वेलाई डायलेट हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए बुलेक्टोमी की जाती है। दूसरा है लंग ट्रांसप्लांटेशन, अगर लंग्स पूरा ही रिकवर होने के लायक नहीं है तो उसको लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें आगे हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखते हैं मेंटेनेंस एयरवेयर, इसमें पोजीशन दी जाती है हाई फॉलर या सिटिंग पोजीशन फॉर डिक्रीज डिस्निया की कंडीशन को डिक्रीज करने के लिए ये पोजीशन प्रोवाइड करी जाती है। इसके आगे है हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लिक्विड डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करी जाती है। आगे देखते हैं प्रोवाइड
ऑक्सीजन थेरेपी 2 से 4 लीटर पर मिनट, क्योंकि इसको हाई फ्लो नहीं दे सकती है। क्रोनिक एयरवे प्रॉब्लम होती है जिसको 2 से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से देंगे तो क्या कि एयरवे स्टिमुलेशन धीरे धीरे होगा। अगर हम इसको हाई फ्लो रेट की ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देंगे तो इसका पेशेंट का ऑक्सीजन कंप्रेस हो सकता है, इसलिए इसको कम फ्लो की ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में इम्प्रूव्ड द रेस्पिरेटरी पैटर्न, पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न को इम्प्रूव किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारे साथ यूँ बने रहें और आने वाले वीडियो के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।